बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो फार्मास्यूटिकल्स की जो नेचर ऑफ जो कैटेगरी थी प्रोडक्ट्स की, वो चेंज की गई थी। पहले वो एग्जम्प्ट थी उनकी सप्लाई, उसके बाद उनको 15 जनवरी से जो इफेक्टिव था सप्लीमेंट्री जो एक्ट आया, जो फाइनेंस बिल आया, उसके अंदर उसमें उसको ऐड किया गया था कि वो ज़ीरो रेटेड पे अब सेल होंगी। तो उसके ऊपर आज 8 मार्च है और अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरीके से सेल होना है। और जब भी रूल चेंज होते हैं तो सम कुछ टाइम के लिए चीज़ें साइलेंट होती हैं, क्योंकि जो लॉ मेकिंग डिपार्टमेंट है उसके बैकएंड पे जो प्रोसीजर्स हैं वो मोस्टली लेट आते हैं। तो अभी उसको क्लियर कर दिया गया है कि आपने रिफ़ंड को किस तरीके से क्लेम करना है। इसके ऊपर 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि इसमें बेसिक चेंजेस क्या है एग्जाम प्रोडक्ट में और जीरो रेटेड में। तो अभी हम स्टडी करने लगे हैं अभी कि जो रिफंड है उसको हमने किस तरीके से क्लेम करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके सामने भी शो कर रहा हूँ। ये हमें 7 मार्च को इशू हुआ है सेल टैक्स का, और ये तकरीबन आज ही सर्कुलेट हुआ है। तो जिसका जो सेल टैक्स के जो स्पेशल प्रोसीजर रूल्स हैं 2006 में, और एक चीज़ याद रखें कि जब भी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो रूल्स में आते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में उसने जो पॉइंट डिस्कस किया है कि इसको जीरो रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की उसने बात की है। जीरो रेटेड ड्रग्स एज रजिस्टर्ड अंडर ड्रग्स एक्ट, यानी कि एक चीज़ याद रखें कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो जिस तरीके से ड्रग का लाइसेंस बनता है और उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, वहाँ पर रजिस्टर होनी चाहिए। ये एक प्राइमरी कंडीशंस है जिसको मीट होना चाहिए। और 15 जनवरी के बाद का जो डाटा है आप उसके ऊपर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमने क्लियर करनी है कि 15 जनवरी के बाद का जो डाटा है, ये जो रूल्स हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट है, ठीक है। उससे पहले के लिए इम्प्लीमेंट नहीं है। तो एप्लीकेशन में ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ जनवरी का। उसके बाद आता है एक्सटेंड ऑफ रिफंड क्लेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने पहले हम कानून की लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ रिफंड पेड अगेंस्ट द क्लेम फाइल्ड एंड प्रोसेस अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट बी एक्सीड द लोअर ऑफ 2 months टू अमाउंट, namely the amount of input actually consumed in goods as supplied at zero rated और द अमाउंट एज पर सेलिंग। अच्छा, ये इसको समझ लीजिएगा। इसमें मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो इनपुट टैक्स है वो उसकी पोर्शनेट कैसे की जाती है। उसको आप लाजमी देखें। ये मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था, 2 दिन पहले शायद लेक्चर था, बिल्कुल लेटेस्ट लेक्चर है, चैनल पे आप देखेंगे तो पड़ा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी नीचे उस पर फेंक दूँ। उसको आप देखेंगे तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जीरो रेटेड प्रोडक्ट भी हैं, एग्जम्प्ट भी हैं, टैक्सीबल भी है, तो इनपुट को कैसे पोर्शनेट करना है। तो अगर रिटर्न फाइल करते हुए आपने उसका सही तरीके से उसको फाइल नहीं किया तो आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस लेट हो जाएगा या कम मिलेगा, क्योंकि रिटर्न ही फाइल नहीं। अगला पॉइंट जो देखेंगे ना उसमें हम देखेंगे कि रिटर्न से डाटा उन्होंने चेक करना है। ये सिस्टम को लिंक किया जाएगा फास्टर फार्मा सॉफ्टवेयर के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगर आपका डाटा ही सही डिक्लेयर नहीं होगा तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा। समझ लीजिए कि इसमें उन्होंने क्या पॉइंट डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल ये जनवरी का या फरवरी की हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं क्योंकि हम जनवरी 15 दिन है, हम फरवरी की बात करते हैं, फरवरी और मार्च, ठीक है। वैसे जनवरी के 15 दिन भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा महीने मैंने कंसिडर किया है। तो हमें इनपुट टैक्स मिला 1 लाख रुपया जनाब फरवरी में मिल गया, और हम ये कहते हैं जी 1.5 लाख रुपया हमें मार्च में मिल गया। टोटल कितना हो गया, 2,50,000। अब देखिएगा ज़रा, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे भी उन्होंने अपनी फेवर के लिए चीज़ें कुछ रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा, इस 2,50,000 का जो इनपुट है, जो आपने बेसिकली तो परचेज है ना, परचेज के ऊपर ये इनपुट आया। जो स्टॉक आपने परचेज किया उसके बाद उसको हमने प्रोसेस किया, ठीक है। उसके बाद जनाब प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बनी, फिनिश गुड बनी, और उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई की फॉर्म में एंड कंज्यूमर तक पहुंचा, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल हमने एक देखी। अब क्या हुआ कि जी 2.5 लाख का स्टॉक था और आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मार्च में, ठीक है। तो 2.5 लाख की 2 कैटेगरी हम बनाते हैं। एक क्या है, सप्लाई, एक्चुअल सप्लाई, ठीक है, यानी कि जो हम नेक्जर सी के अंदर डिक्लेयर कर चुके हैं। दूसरा क्या है जी, इन हैंड स्टॉक,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया जो इनपुट है ना वो कंज्यूम हो गया, वर्ड उसने यूज किया कंज्यूम का, कंज्यूम कहाँ पे हो गया, सेल की फॉर्म में। और जो 50,000 रुपया का इनपुट पड़ा हुआ है, वैसे तो ये 50,000 रुपया स्टॉक की फॉर्म में होगा, हम अज्यूम करते हैं जी 17% ये इसकी वैल्यू बनती है। तो अगर स्टॉक हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको 17 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास स्टॉक की फिगर आ जाएगी, जो भी आती है फिगर। ठीक है, तो हम इनपुट की चूंकि बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। 2.5 लाख में से 2 लाख कंज्यूम हो गया, 50,000 पड़ा हुआ है। कंज्यूम कैसे होगा ये हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया है, उस लेक्चर को लाजमी देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसने वर्ड ये यूज किया है कि भाई ये जो 2 लाख कंज्यूम हुआ है, या नंबर 1 पॉइंट ये है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है 2 लाख जो कंज्यूम हुआ, या एक उसने सीलिंग की जो अमाउंट है वो डिसाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी यहाँ पे 1,50,000 की सीलिंग है जी मेरे पास, तो इन दोनों में से जो लोअर होगा वो रिफंड की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिफंड को वो लोअर क्या होगा जी, फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 है तो आपको रिफंड की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जनाब हमें जो इनपुट है सारे का सारा नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल उनकी सीलिंग 2.5 लाख है, मेरा इनपुट 2 लाख है, तो मेरा तो 50,000 लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी अभी तक वो साइलेंट है। ठीक है, इसमें अभी कोई इन्होंने क्लैरिटी नहीं की, यानी कि इसमें अगर आप देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, or the amount as per ceiling if any determined by the board in term of percentage of value or the amount per unit of the quantity as deemed may appropriate। यानी कि उसने वर्ड यूज किया है कि जो भी अप्रोप्रिएट उनको लगेगा। अब ये क्यों उन्होंने किया है, इसमें बड़ा एक लॉजिक है। वो क्या है, हम क्या करते थे, हमने ये देखा कि नॉर्मल रिटर्न में इफ इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, तो क्या होता था जनाब, हम आउटपुट टैक्स का जो 90% है वो एडजस्ट करते थे और 10% पे करते थे, या कुछ सिचुएशन में 5% पे करते थे। रिटेलर के केस में यहाँ पे 95 भी होता था। तो ये 10% क्यों पे किया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने जो कैश फ्लोज हैं वो मैनेज करने हैं, हर महीने उनको कुछ अमाउंट मिलनी चाहिए। अगर कुछ महीने में हमने एक बड़ा लॉजिक, मैंने आपको लॉजिकल वो आंसर एक दिया था, उसके ऊपर भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, देखिएगा कि इनपुट का लॉजिक क्या है, 8B का लॉजिक है, उसमें हमने स्टडी किया हुआ है। अच्छा, उसमें अगर सारे का सारा इनपुट हो जाए जस्ट, तो एक महीने उसमें हमने देखा था कि पहले साल में उनको कुछ नहीं मिला, दूसरे साल में फिर कुछ नहीं मिला, तीसरे साल में एक बार अमाउंट मिल गई। तो चूंकि गवर्नमेंट ने, जैसे एक बिजनेस होता है इसी तरीके से गवर्नमेंट के बजट है, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो चीज़ें हैं मॉनिटर, डिपार्टमेंट्स को सैलरीज देनी है, उसको मॉनिटर करना है। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये रख लिया कि भाई 10% तो हम लेंगे, 90 एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि ये हमें रिलीफ मिल गया, ये गवर्नमेंट ने हमसे ले लिया। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक लोअर सीलिंग अमाउंट लगा दी, कैप लगा दिया कि भाई इस इतना तो हम लेंगे। सेम सिचुएशन ये वाली है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट बेसिकली हमें पैसे दे रही है, पैसे कैसे दे रही है, इनपुट की फॉर्म में हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन ये वाली है, यहाँ पे उन्होंने 10% 5% का भी रूल अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो सेपरेट वो कह रहे हैं जी हम अनाउंस कर देंगे। तो याद रखें ये अमाउंट क्या होगा, सेम हुई सिचुएशन, इनपुट टैक्स ग्रेटर देन सीलिंग अमाउंट, तो क्या होगा, हमें सीलिंग अमाउंट जो है कैप जो उन्होंने लगाया हुआ वो अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये जो, अगर जैसे हमने एग्जांपल देखी है कि 2 लाख मेरा इनपुट है, 1.5 लाख वो वैल्यू है, तो 50,000 मेरा एडजस्ट होगा, ऐसा नहीं है, ये अमाउंट कैरी होगी नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे हम इसको क्लैरिटी ले लें। अभी उन्होंने परसेंटेज नहीं दी, क्यों नहीं दी, कि अगर, अब इसकी एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि अगर सारे की सारी कंपनीज एक ही महीने में सप्लाई उन्होंने करके रख ली है, सेल भी कर दी और फंड ले लिया, तो गवर्नमेंट के तो कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गए। इस वजह से उन्होंने एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस के मुताबिक, अभी कुछ में डाटा एनालिसिस देखेंगे, 2 माह का डाटा आया उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि कुछ परसेंटेज, मोस्ट प्रोबेबली जो 10% या 15% की जो गैप है ये लाजमी रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो दूसरा पॉइंट था ये उससे रिलेटेड था जो उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते अगला पॉइंट, फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फंड। यहाँ पे उन्होंने जो बेस बनाया ना वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के डाटे को बेस बनाया कि जो आप डिक्लेयर करेंगे उसी का ही आपको रिफंड क्लेम मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करें कि कम से कम रिटर्न रिवीजन की तरफ जाए। पहली ही रिटर्न, यानी कि जब आपने स्टार्ट में फाइल करनी है तो एक्यूरेट होनी चाहिए, डबल चेक करें, 3 चेक लगाएं, 4 चेक लगाएं। जहाँ पे रिटर्न आपका काम आप 5 दिन बाद स्टार्ट करते हैं, आज ही कर दें, कम से कम रिवीजन हो। जितनी कम रिवीजन होगी उतना रिफंड आपका स्ट्रांग होगा, उतनी जल्दी आपको रिफंड मिलेगा। ये की पॉइंट है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है और आजमाई हुई एग्जांपल है, जिसके मेरे पास बेशुमार इस तरह की एक्सपीरियंस के जो मेरे पास केसेस है, जहाँ पर रिवीजन आती है वो मसला डिले हो जाता है। क्यों, पहले गवर्नमेंट से हमने पैसे लेने हैं, रिवीजन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्यों रिवाइज हुआ था,
क्या वजह थी। इसमें रिवीजन में डाटा आप हो सकता है आपने दोबारा जो रिवाइज किया फिर भी सही ना हो, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें भाई साहब कि इसको कम से कम रिवीजन की तरफ जाएं। ये की पॉइंट है, कुछ पैरामीटर्स है जिसको आपने याद रखना है। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसी में, उसने कहा जी नेक्जर एच। नेक्जर एच जो है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न में, जैसे आप सब लोगों के क्वेश्चन आएंगे जी इसके ऊपर लेक्चर बनाएं, भाई उसके ऊपर तो भी अपडेट्स ही नहीं है, हम कैसे लेक्चर बनाएं। स्टॉक स्टेटमेंट सिंपल उसने फॉर्म दिया हुआ है, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट बनती है उसी तरीके से बनेगा। जैसे ही उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो मैं लाजमी लेक्चर बनाऊंगा, हो सकता है इस रिटर्न के अंदर उसको ऐड कर लें। अच्छा, इस वजह से उसने ये यहाँ पे बात भी कर दी है कि भाई लेक्चर इस रिटर्न में उसने कहा है कि सारे का सारा डाटा मैं कहाँ से उठाऊंगा, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न से। ठीक है, ये नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है, और उसने फॉर्म भी बता दिया कि 29 के जो फॉर्म है उसके अंदर जो डाटा होगा वो कौन सा नेक्जर से डील करता है। ठीक है, नेक्जर है यहाँ पे आप देखें तो 29 का, ये देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, रिफंड क्लेम प्रोवाइडेड। यहाँ पे हम इसको जूम भी करें तो ये देखें लिखा हुआ है 29 रिफंड क्लेम प्रोवाइडेड स्टॉक एज नेक्जर एच। ठीक है, अब नेक्जर एच जनाब एप्लीकेबल ये ओपन ही नहीं है, हम कैसे फाइल करें, उसने फर्दर क्लियर कर दिया है। Provided that may submit his return without NextH and the same may be filed separately, हम उसको सेपरेट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसने फर्दर ये कह दिया है कि भाई आप जब सेपरेट फाइल करते हैं तो आपके पास 120 दिन है। फॉर एग्जांपल रिटर्न थी फरवरी की, तो फरवरी से लेके यानी कि उस डेट ड्यू डेट से लेके 128 ड्यू डेट होगी यहाँ इस केस में। ठीक है, जो 28 फरवरी की, क्योंकि 28 की फरवरी की जो सॉरी 18 जो मार्च होगी, 28 फरवरी का तक जो डाटा है वो 18 मार्च तक फाइल करेंगे। 18 मार्च से लेके 120 दिन बनते हैं। फर्दर उसने कहा है आप फाइल कर सकते हैं क्या, नेक्स्ट। फर्दर उसने कहा जी 60 डेज मजीद एक्सटेंड हो सकते हैं, अगर कोई जो कमिश्नर है उसके पास रिटर्न कोई अप्रूवल आए, कोई जस्टिफिकेशन हो तो हम उसको रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, आगे देखिएगा कि ये जो रिफंड क्लेम का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा, जब आप नेक्स्ट एच फाइल करेंगे। यानी कि जिस डेट को आपने नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 18 मार्च को रिटर्न फाइल की और आपने नेक्स्ट एच फाइल किया 31 मार्च को, तो रिफंड का जो डेज है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, इस डेट से जिस डेट को नेक्स्ट एच फाइल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है कि अगर आपकी रिटर्न के साथ डाटा मैच नहीं है, ओके नहीं है, कोई वजह है, तो ठीक है हमें कुछ डेज मिल जाएंगे, तो उस डेट से आपका रिफंड का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट फंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का जो फाइल डाटा है उसको एक सॉफ्टवेयर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर असेस करेगा, सारे डाटे की कैलकुलेशन करेगा, इनपुट की अपॉर्चमेंट करेगा, जो आपने डाटा रिपोर्ट किया हुआ उसको मेजर करेगा। उसके बाद उसमें से कुछ रिस्क होंगे तो फास्टर्न फार्मा एक सॉफ्टवेयर जो मजीद इन्होंने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट के जरिए बताया था, उसके अंदर उसको भेजा जाएगा। ठीक है, वो जब भेजेगा उसके बाद डाटा वैलिड कर देगा, वो कहेगा जी ठीक है डाटा वैलिड है सारे का सारा, और आपको जो रिफंड का पे ऑर्डर है जिसको उन्होंने लिखा है आरपीओ, वो आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, वो जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बेस डॉक्यूमेंट है। पहले रिवीजन कर लें, ऐसे कर लें, अब वो नहीं है, कोशिश करें फर्स्ट टाइम इसको एक्यूरेट फाइल करें। जितनी आपकी चीज़ें सही तरीके से फाइल होंगी उतनी ही आपकी सिक्योरिटी है, उतनी ही आपकी सेविंग है, याद रखें। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रोसेसिंग इन द STRM मोड। अब ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट उसने ये बताया है, आखिरी पॉइंट अगर आज के, ये रिफंड वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि द क्लेम रूटेड टू द फास्टम फार्मा मॉड्यूल शेल बी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस। यानी कि जो फास्टम फार्मा के पैरामीटर्स हैं, अब क्या है सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि इससे पहले क्रस्ट एक सिस्टम आया था किसी ज़माने में, उसके भी कुछ पैरामीटर्स ही सेम वही प्रोसेस है ये वाला, वो मेजर करेगा, वैलिडेट करेगा, आपको रिटर्न का प्रोसेस दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेसिंग इन स्टार मॉड्यूल, यानी कि क्या है, द पार्ट ऑफ द रिफंड क्लेम डेट इज नॉट वेरीफाइड और नॉट फाउंड एडमिसिबल, जो नहीं होगा, शेल बी सब्जेक्ट टू सिस्टम वैलिडेट चेक एवरी वीक, यानी कि हर वीक उसको सिस्टम चेक करता रहेगा और ऑटो उसका आरपीओ बनता जाएगा, यानी कि रिफंड प्रोसेस बनता जाएगा। तो सारे का सारा जो सिस्टम है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। उसके बाद उसने क्या किया, आफ्टर 8 वैलिडेशन चेक इंक्लूडिंग द इनिशियल वन, इफ एनी अमाउंट स्टिल रिमेन अनक्लियर द सेम shall then be processed under स्टार रूल और रेफर टू द चैप्टर, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो इसके मुताबिक दोबारा इसको रेफर कर दी जाएंगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आरपीओ जो है उन्होंने आगे फर्दर क्या क्लियर किया, आरपीओ सो जनरेटर शेल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो रिफंड है चूंकि उधर से जनरेट होने, तो सारी चीज़ें इंटरलिंक है और ऑटो जो आपके जो पे ऑर्डर है वो जनरेट होते जाएंगे। अब फर्दर जो है ये हमें मिलेगा कि अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कुछ आरपीओ का मतलब ये है कि रिटर्न
पे ऑर्डर जो है वो जनरेट तो हो जाएगा, रिफंड पे ऑर्डर जो है जनरेट तो हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर होना है, किस तरीके से होना है, तो ये जो टैक्स पेयर ने प्रोफाइल के अंदर अकाउंट डिक्लेयर की हुई वहीं पे आएगा, वहीं पे क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिटर्न से रिलेटेड है, जो इस रिफंड से रिलेटेड है। कुछ मिसलिनियस उन्होंने पॉइंट बता दिए, अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, हम डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जिनकी डिफरेंट तरह की जो कंडीशन है जो रूल्स के मुताबिक होती है, और हर रूल्स में अंदर अदर की जो पॉइंट है वो अवेलेबल होता है। मेन जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 2-3 पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1, आपका डाटा जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, याद रखें। ठीक है, वो सही होगा तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, अदरवाइज वैलिडेशन चेक लगता जाएगा, नहीं लगेगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा ऑफिस में, लाइन में बने जनाब, काफ़ी टाइम बेशुमार टाइम लगाना पड़ेगा, तो फिर एट द एंड जाके आपको डिफरेंट तरह की जो कंडीशन अब मीट करनी पड़ेंगी। तो रिटर्न का डाटा ठीक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कॉन्सेप्ट समझ लें, कैप क्या है, सीलिंग क्या है, ये कुछ टाइम के बाद ये भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि नेक्स्ट को रेडी रखें। नेक्स्ट के ऊपर एक बड़ा डिटेल लेक्चर हम स्टडी करेंगे, सिस्टम को जरा ओपन होने लें दें। लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट नेक्स्ट एफ के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया है, उसको देखें। ये तकरीबन 90% सेम है, सिर्फ कुछ एडिशन उसमें की जाएंगी। नेक्स्ट एफ का लेक्चर लाजमी देखें, उसी प्रोसेस उसी फॉर्मेट में हमने नेक्स्ट शो बनाना है, बस कुछ उसमें एडिशन किया जाएगा, प्रोडक्शन उसमें एडिशन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट एफ में हमने प्रोडक्शन नहीं दिखाते, हम फिनिश दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इसको हम कंक्लूड करते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।